एग्जाम का स्ट्रेस बच्चे भी लेते हैं और गार्जियन भी लेते हैं। तो सवाल यही है कि क्या स्ट्रेस वाकई लेना चाहिए या एक नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। तो इम्तिहानात को फोकस करने के बजाय, स्ट्रेस लेने के बजाय, इसको एक ऐसा इंजॉयमेंट टास्क बना देना चाहिए जो बच्चा हंसता खेलता दे। जब आप दबाव बार बार बनाते हैं, बार बार जब बच्चे से कहते हैं कि स्कोर करें, आपका देखो दूसरे का बच्चा कितना अच्छा स्कोर कर रहा है, ताया के बच्चा कितना अच्छा ले आता है, वो तुम्हारी बहन कितना अच्छा पढ़ती है और तुम नहीं पढ़ते हो, तो ये स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ने ही से फरार इख्तियार करने की तरफ ले जाता है। एग्जाम के दिनों में बच्चों को रात में जगाना और जागते हुए उनको ये कहना कि बच्चे जो है स्टडी करें, देखो फला रात रात जाग कर स्टडी करता है, आप रातों में जागें, तो ये सही तरीका नहीं है। उसकी रूटीन डे वन से होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा ऑनलाइन के खास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान। आज जिस टॉपिक को हमने अपने इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया है, वो टॉपिक बहुत ही अहम है। मार्च का महीना एग्जाम का महीना होता है, और एग्जाम का स्ट्रेस, एग्जाम का दबाव जहां स्टूडेंट्स पे होता है, वहीं गार्जियन और पेरेंट्स पे बहुत होता है। तो क्या एग्जाम का स्ट्रेस वाकई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसी मौजू पे हम बात करेंगे। और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं बहुत ही अहम मेहमान, डॉक्टर मुबशरा फिरदौस खान, जो इकरा कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल हैं, ई मैगजीन हादिया की एडिटर हैं। इसी तरह आप एक बेहतरीन काउंसलर हैं और फैमिली काउंसलिंग और बच्चों की एजुकेशनल काउंसलिंग के लिए मुस्तकिल काम करती हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, खैर मकदम है आपका सफा ऑनलाइन टीवी चैनल पे। आगाज यहाँ से करते हैं कि एग्जाम का स्ट्रेस बच्चे भी लेते हैं और गार्जियन भी लेते हैं। तो सवाल यही है कि क्या स्ट्रेस वाकई लेना चाहिए या एक नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। जी, सवाल ये बहुत अच्छा है। और मतलब अभी बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल जो अगर हम देखें, तो अभी एग्जाम ही का मौसम है। रमजान रमजान के फौरन बाद एग्जाम, और अभी ट्वेल्थ वगैरह के एग्जाम तो स्टार्ट हो ही गए हैं। असल में हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको जांचने के लिए एक पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और आजादी से पहले से अब तक जो पैरामीटर तय किया गया है उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस नहीं आए हैं, जिसको हम एग्जामिनेशन सिस्टम कहते हैं। अब ये एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, ये बच्चों की अहलियत, बच्चों की जो लर्निंग है और जितना उन्होंने सीखा है, आमोजिश उनका इक्तसाब जितना हुआ है, उसको जांचने का एक जरिया एग्जामिनेशन को माना जाता है। जी। लेकिन जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों में तालीम का सेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे उसी के साथ साथ जो है इम्तिहान का जो वो है, इम्तिहान का जो कल्चर है, उस कल्चर ने इतना ज्यादा जहनों को कैप्चर कर लिया कि अब यूं लगता है कि बच्चे इम्तिहान नहीं दे रहे हैं, बल्कि बच्चों के पेरेंट्स इम्तिहान दे रहे हैं। और बच्चों के पेरेंट्स इम्तिहान को इतना सवार कर लेते हैं, गोया यही एक वाहिद जरिया है जो बच्चों की तरक्की का राज है। अगर आप इसको देखा जाए, इल्म को और इल्म से इंजॉय करने को, और बच्चों की जो उनकी जो बॉडी फिटनेस है, अगर आप इसको बेसिकली समझें कि बच्चे की बॉडी फिटनेस, उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो उसमें है और उसका जो निसाब है, उस निसाब के मुताबिक उसको जो तैयार किया जाने वाला जो प्रोसेस है, इसमें उस्ताद और जो सरपरस्त है, उसके दरमियान एक अच्छी बाउंडिंग होनी चाहिए। ये दोनों उसकी जो लर्निंग है, सिखाने वाली चीजों को बहुत डाइल्यूट करके सिखाएं, और फिर ये जज करें बहुत लाइट मूड में कि बच्चा उसको सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। सिंपल सा प्रोसेस यही है। लेकिन अगर आप अभी देखें तो नर्सरी के बच्चे से लेकर एमबीबीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तक पेरेंट्स बिल्कुल एक हाइपर होते हैं, बहुत मतलब अना का मसला बना लेते हैं। और लोग भी बहुत फौरन पूछते हैं, आपका बच्चा टेंथ में है, कितने मार्क्स उसके रहे हैं। तो गोया पूरे समाज और माहौल ने मिलकर इसको एंजॉय, तालीम को एंजॉय करने के बजाय एक स्ट्रेसफुल माहौल बना लिया है। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, जो चीज आपको आप चाहते हैं कि ये चाहिए, तो उसके लिए आप उसको उतनी कोशिश बेहतर नहीं कर पाते हैं अगर आप बहुत पीसफुल, कूल एंड काम रहें। बच्चे को जहनी तौर पर बिल्कुल स्ट्रेस ना डाला जाए। उसको ये कहा जाए कि जितने आपने स्कोर किया ठीक है। मिसाल के तौर पर, हम लोग जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दरसी किताब के अलावा दूसरा मुताला करें, अपनी नॉलेज बढ़ाए, एग्जाम को फोकस करके सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी ना करें। उसी वजह से हो ये रहा है कि
एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने बच्चों को रिसाइकल नोट्स जो आपने प्रिपेयर किया, दूसरे साल वाले उतनी ही चीजें लेकर स्टडी करते हैं, उसी का एग्जाम देते हैं। तो उससे जो सुपरफिशियलिटी कहेंगे, सतहियत जो आ रही है इल्म में, ये इसी का नतीजा है। तो इम्तिहानात को फोकस करने के बजाय, स्ट्रेस लेने के बजाय, इसको एक ऐसा इंजॉयमेंट टास्क बना देना चाहिए जो बच्चा हंसता खेलता दे। और जो है इसका स्ट्रेस ना पेरेंट्स ने लेना चाहिए ना बच्चों ने लेना चाहिए। जहां तक हम समझते हैं कि दोनों का स्ट्रेस लेना ही बच्चों के लिए नुकसानदायक है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी ये कहा कि पैरामीटर इस वक्त यही है, और जब से इल्म को रोजगार से जोड़ा गया है तो फिर नंबरात की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अब स्किल की अहमियत बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी नंबर की अहमियत बहुत अहम है। तो बहरहाल ये मौजू बहुत अहम है और इस पे गौर होना चाहिए। हम इस जहत में बात करना चाहते हैं कि स्ट्रेस लेना नहीं लेना ये एक थ्योरी और उस पे बहस हो सकती है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं बच्चों पे भी स्ट्रेस होता है और गार्जियन पे भी होता है। तो उसको कम कैसे किया जाए, गार्जियन हेल्प कैसे करे इस चीज देखिए, जितने एग्जाम्स जो बच्चे स्कूल में देता है, तो वो एग्जाम्स की बुनियाद पर तो आप कोई एडमिशन नहीं लेते ना, ट्वेल्थ के ना टेंथ की बुनियाद पर आप एडमिशन लेते हैं। हर जगह एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसकी तैयारी मस्ट हो गई है। आपके स्कूल से पास आउट रिजल्ट पर आप किसी भी जगह आगे हायर स्टडीज में एडमिशन नहीं लेते हैं, दो तीन के अलावा, चंद एक के अलावा। हर जगह आपको एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना है। एंट्रेंस टेस्ट का तो ताल्लुक है वो अदर स्टडीज और सब्जेक्ट की स्टडी दोनों से होता है। और अभी जो बच्चों के लिए एनईपी जो अभी रिसेंटली एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बच्चों के स्ट्रेस को कम करने के लिए कोशिश की जा रही है कि उसके होलिस्टिक अप्रोच पर तवज्जो दिया जाए, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट उसका हो, स्पिरिचुअल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो। तो एग्जामिनेशन सिस्टम को जो हमने ग्रेडिंग सिस्टम के तौर पर बना लिया है कि इसी से हम आगे बढ़ेंगे, तो दरअसल हम उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि पीछे हट रहे हैं। पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि वो टेंथ का रिजल्ट जो हमारे अब्बू के जमाने में या हमारे जमाने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, आज के जमाने में टेंथ के रिजल्ट के बेस पर आप कुछ नहीं करते, आपको फाउंडेशन के लिए तैयारी करनी होती है। और टेंथ का रिजल्ट बहुत डाइल्यूट हो गया, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रेस हमने क्रिएट किया हुआ है। ट्वेल्थ का एग्जाम जो है, इसके बेस पर आप कहाँ स्टडी ले सकते हैं, कहाँ एडमिशन ले सकते हैं? कहीं पर भी नहीं। बल्कि ट्वेल्थ के एग्जाम की बेस पर के अलावा जो आपने अदर स्टडी की है, जो बच्चे बाहर एडमिशन लेकर अदर स्टडी कर रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में, उसके थ्रू फिर आप क्या कर रहे हैं, मुकम्मल होल स्टडी के बाद, अदर स्टडी के बाद स्कोर कर रहे हैं। तो जो स्ट्रेस जहां नहीं बनना चाहिए वहां पर हम बना लेते हैं, और जहां बनना चाहिए वहां हम बना नहीं पाते हैं। जैसे स्ट्रेस का मसला ये है कि अगर स्ट्रेस लेने से फायदा क्या होता है, तो सवाल ये पूछे कि स्ट्रेस लेने से जो लर्निंग है वो कम हो जाती है। दबाव जो घर में बनाया जाता है स्कोर का, उससे बच्चा स्कोर करने के लिए बाय हुक एंड क्रुक करेगा, यानी वो नकल का मौका मिले वो भी कर लेगा, या उसको कहीं पर कोई पेपर बता दे वो भी कर लेगा। तो क्या हम उसको डेवलपमेंट मानेंगे? तो असल मसला ये है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए कोशिश ये हो कि बच्चे से कहें कि आपका फोकस इसके बजाय आपके दीगर मुताले पर हो जो आपके फाउंडेशन से रिलेटेड है, और उससे कहे कि ये जितना आप कर सकते हैं करें। डे वन से, जैसा फर्स्ट क्लास से या नर्सरी केजी से ही बच्चों को ये इस बात की आदत डाली जाए कि आप स्ट्रेस में रहकर स्टडी करने के बजाय टेंशन फ्री करिए, आपको कोई जरूरत नहीं है स्कोर करने की। तब आप देखेंगे कि बच्चे पर जो दबाव बनता है, उस दबाव की वजह से उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं माइंड में, वो न्यूरॉन्स उसको नई लर्निंग पर फोकस नहीं करते हैं। उसके जो न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं नए नए आइडियाज, वो उसके खत्म हो जाते हैं दबाव की वजह से। तो दबाव ही की वजह से हमारा बच्चा पीछे जाता है। इस दबाव को पेरेंट्स ने पहले समझना चाहिए कि अगर हम किसी भी किस्म के दबाव पैदा करेंगे, मिसाल के तौर पर, एक हम लोग इस स्टार्टिंग की जब मॉन्टेसरी वगैरह की जो ट्रेनिंग लेते हैं उसमें एक बात कहते हैं कि आपने बच्चे को, गिलास टूट जाए और आप बच्चे को कहेंगे कि गिलास किसने तोड़ा, बहुत ज्यादा आप हाइपर हो जाएंगे। तो उस वक्त एक एक सेकंड के लिए बच्चा फ्रीज हो जाता है, किसका नाम लो, आसपास कोई हो तो वो कहता है फला ने तोड़ा, दूसरे की तरफ डाल देता है, या गिर गया खुद से, झूठ बोलता है, या उसका दिमाग उसको फरार इख्तियार करवाता है। तो वो स्ट्रेस पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके समझाते हैं मॉन्टेसरी वगैरह में कि आपने जब बच्चे को टोका तो उसकी न्यूरॉन्स में क्या चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस ये हुए कि कई सारी एक्टिविटीज उसकी न्यूरॉन्स की सिकुड़ गई है,
और वो आगे के काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा ही जब आप दबाव बार बार बनाते हैं, बार बार जब बच्चे से कहते हैं कि स्कोर करें, आपका देखो दूसरे का बच्चा कितना अच्छा स्कोर कर रहा है, ताया के बच्चा कितना अच्छा ले आता है, वो तुम्हारी बहन कितना अच्छा पढ़ती है और तुम नहीं पढ़ते हो, तो ये स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ने ही से फरार इख्तियार करने की तरफ ले जाता है, उसको एंजॉय नहीं करने देता, एंजॉयमेंट टास्क नहीं बनाता। अब अगर वालिदैन बहुत फोकस करते हुए कहेंगे तो बच्चा ये समझ लेगा, लर्निंग होगी उसकी, कि मेरे वालिदैन के नजदीक रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे वालिदैन को सिर्फ रिजल्ट चाहिए, मेरी जात नहीं चाहिए। यही वजह है कि यही स्ट्रेस ने आज जो कोटा वगैरह के खुदकुशी के वाकयात हैं, ये इसी वजह से हैं कि बच्चे जो हैं इस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बच्चा जिस दर्द से, जिस पेन से गुजर रहा है, उसको वालिदैन समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो वालिदैन को ये एहसास बच्चों को दिलाना चाहिए कि तुम्हारी जान अजीज है, तुम्हारा कूल रहना अजीज है, तुम्हारी झुंझलाहट से ज्यादा हमको तुम्हारा पीस, जो है मेंटल पीस, वो अजीज है। आप स्कोर की तरफ नहीं चाहिए। तो पेरेंट्स जिस दिन इस स्ट्रेस के राज को समझ लेंगे कि ये स्ट्रेस कितना नुकसान कर रहा है, और जिन बच्चों को, उसके लिए करना ये चाहिए पेरेंट्स ने कि जो बच्चे सक्सेसफुल हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अगर आप वो कोचिंग क्लासेस के बच्चों के ना फोटो देखकर ये समझेंगे कि वाकई ये बच्चे इनके पास से पास आउट हुए हैं, इतना प्रेशर बनाने से होते हैं, तो याद रखिए कि ये फोटो होते कहीं और के हैं, खरीद कर लगाए जाते हैं कोचिंग क्लासेस में मार्केटिंग परस्पेक्टिव में। उसके बजाय सक्सेसफुल अफराद की स्टोरी को समझना चाहिए कि उन्होंने कितने मेंटल पीस के साथ पढ़ा है। उनको खौफ ही नहीं होता, किसी किस्म का खौफ खतर नहीं। गरीब के बच्चे हैं, अगर कुछ कर लिया, पढ़ लिया तो ठीक है, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। तो इस, और जितने जो लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लर्नेड इंसान जो पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चे को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए नए नए टास्क करवाते हैं, मेंटल एक्टिविटी करवाते हैं, जिससे बच्चे का स्ट्रेस डाइल्यूट होता है, और उसके बाद फिर वो स्टडी को बहुत अच्छा फोकस करता है। तो इस तरह से पेरेंट्स को पहले ये समझना चाहिए कि स्ट्रेस ही आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है, तालीम की सबसे बड़ी रुकावट वही है, लर्निंग की भी मतलब जो आमोजिश है उसकी भी रुकावट वही है। फिर दूसरी मर्तबा ये बात उसके जहन से निकाल देना चाहिए, बहुत सारे स्ट्रेस क्रिएट होते हैं बच्चे, इकोनॉमिक स्ट्रेस है। जैसे अगर मैं बात करूं आईआईटी वगैरह की, आईआईटी सेक्टर के एक रिसर्च आर्टिकल में मैंने लिखा भी है कि वहां पर खुदकुशी के वाकयात में बच्चों पर बहुत सारा स्ट्रेस ये होता है कि पेरेंट्स ने बहुत सारा अमाउंट फीस दूसरों से रेंट पर अपने घरों को रहन रखकर वो पैसे दिए हैं फीस के। अगर अब ये कामयाब नहीं होंगे तो इनके सारे रास्ते बंद है, क्योंकि इन्होंने अपनी फैमिली को कोलैप्स कर दिया। तो इकोनॉमिक कंडीशन का स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। दूसरा स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर कि दूसरे लोग पूछेंगे और हमारे वालिदैन की मजाक बनाएंगे, और इंसानों के लिए जीना सिखाते हैं, नहीं फला पूछेगा फला पूछेगा। मैं उसको टॉक्सिक रिलेशन मानती हूँ। जो चची ताई खाला पुप्पी ये पूछ रही हैं कि बच्चे ने कितना स्कोर किया है, कितना स्कोर, इतना टॉक्सिक होते हैं कि बच्चा वहां से महफिलों से भाग जाता है, वो सोशल अपनी लाइफ बंद कर देता है। दूसरा स्ट्रेस जो क्रिएट होता है कि बाबा डांटेंगे मारेंगे या अम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी। वालिदैन से बहुत मोहब्बत बच्चा करता है, जब उसको ये पता चलता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसका दिल सिकुड़ जाता है, जहन उसका बिल्कुल बंद हो जाता है, वो सोचता है कि अब मेरी जिंदगी का कोई माना नहीं रहे। तो बच्चों को इस स्ट्रेस से निकालने के लिए पहले स्ट्रेस से होने वाले नुकसान को पेरेंट्स को समझना होगा। फिर उसके बाद जो है पेरेंट्स ये समझेंगे कि दबाव ही के बगैर हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तब वो पढ़ा पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चे का लो हो, ये भी नहीं कह रही हूँ कि एकेडमिक परफॉर्मेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज वालिदैन को करना चाहिए, लेकिन पढ़ाने के जो टास्क हैं उसको करना चाहिए। मेरे अपने बच्चे खुद आईआईटी में ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, तो पढ़ाने के कुछ टास्क हैं, किस तरह हम करना चाहिए। जैसे आगे आपकी बात बढ़ेगी तो मैं बताऊंगी कि वालिदैन किस तरह उनका ताउन कर सकते हैं। जी, जी। एक मसला तो स्ट्रेस का है, और एक है कि गार्जियन बच्चों की निगरानी कैसे करें, नॉर्मल पढ़ाई में भी और एग्जाम के दिनों में भी। तो इस बारे में आप क्या मशवरा देंगे गार्जियंस को? मैं तो ये कहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को खुद अपना टाइम दें। मिसाल के तौर पर अगर वालिदा पढ़ी लिखी हैं, लोग कहते हैं पढ़ी लिखी वालिदा इसलिए हो कि वो जॉब करने के लिए नहीं हो, अपने बच्चों की तरबियत के लिए हो। पढ़ी लिखी वालिदा हो तो वो देख ले कि भाई नदी का दहाना कैसे बनता है, मिट्टी की झींच कैसे होती है, और सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। आजकल तो बहुत आसानी है, जब आसानी नहीं थी तो हम लोगों ने ये भी किया कि आटा है, जब गूंद रहे हैं तो उसमें डालकर बताते हैं कि देखिए पानी रास्ता कैसे बनाता है, कैसे नदी का दहाना बनता है। तो छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं, भाप बनकर पानी कैसे उड़ता है, उन कंसेप्ट को आप जब चलते फिरते माएं पढ़ाएंगी तो आधा टाउन ये रहेगा। ताउन ये नहीं है कि आप स्कूल का बैग लेकर बैठ जाए होमवर्क कर ले।
टाउन ये है कि खेलते खेलते बच्चों को बड़े पैमाने पर अभी कंसेप्ट आए हैं, जो बच्चे को खेलते खेलते आप ABCD बनाना सिखा दें और वो खुद भागता दौड़ता आकर आपसे कहे कि देखिए देखिए मैंने ढूंढ लिया। जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो एंगेजमेंट्स की बात की जा रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि माँ अपने बच्चे को वॉकिंग के लिए ले जाए, बोर्ड पर दिखाए देखो उस बोर्ड पर ए है, वो बच्चा खुद ढूंढता रहे अलग अलग मुख्तलिफ बोर्ड्स पर के ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, इस तरह से। और जो 10th के बच्चे हैं, अगर बहुत अच्छी उर्दू वालिदा की है या इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश के बहुत सारे कंसेप्ट, सेंटेंस फॉर्मेशन और आइडियोम्स कैसे कहते हैं, ये सारी चीजों को माँ चलते फिरते पढ़ा सकती है। ये ताउन है, असल ताउन ये है कि बच्चे का जो सब्जेक्ट चल रहा है, मिसाल के तौर पर अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें अपनी जिंदगी को, तो लगता है कि एक शेर हम लोग पढ़कर आते थे, उसके मसावी कई शेर जो है वालिदैन बोर्ड पर लिख देते थे या पढ़कर सुना देते। डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हो तो मीनिंग्स पूछ लिया करते, 5 5 10 10 मीनिंग, दादा नाना पुप्पी, जो पढ़ा लिखा माहौल होता था। इस तरह से एंगेजमेंट देकर बच्चे को सोचने पे मजबूर करना, चलते फिरते टास्क बना देना एजुकेशन को, ये ताउन होता है वालिदैन की तरफ से। अगर वालिदैन पढ़े लिखे ना हो तो मैं अक्सर काउंसलिंग के दरमियान वालिदा से कहती हूँ कि नहीं आप पढ़े लिखे लेकिन मोबाइल हाथ में लेकर ना बैठे। बच्चे का ताउन ये है कि आप भी किताब हाथ में लेकर बैठ जाए, वो भी किताब हाथ में लेकर बैठेगा। कुछ नहीं तो हमारी यहाँ शाहनामा इस्लाम दादी लेकर बैठ जाया करती थी, शाहनामा इस्लाम वो पढ़ रही होती थी और हम लोग पढ़ रहे होते थे। तो इस तरह से जो माहौल घर में होता था, वो माहौल अगर हम प्रोवाइड करें तो आपका बच्चा आज भी पढ़ सकता है। आप उस पर सख्ती करने वाले ना हो, आप पे स्ट्रेस देने वाले ना हो। जैसे मदर्स जो सोचती हैं आजकल की, बच्चा स्कूल से आए, यूनिफॉर्म बदलो यूनिफॉर्म बदलो, उसके पीछे पड़ जाती है, खाना खा लो खाना खा लो, चलो जल्दी जल्दी खाना खा लो, होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लो, होमवर्क कंप्लीट, अच्छा सो जाओ सो जाओ। ऐसा लगता है कि फौजी ट्रेनिंग हो रही है घर में। बच्चा बच्चा है, वो दरसे कुरान नहीं देगा, या बैठकर बच्चा जो है आपकी तरह जो आप चाह रहे हैं वो नहीं करेगा। बच्चे को अपनी मर्जी से वक्त गुजारने दीजिए, क्योंकि वो जितना नीड है इतना पैक करते हैं सिटीज में, बड़ी सिटीज में बच्चों को स्विमिंग क्लास, आपकी मार्शल आर्ट क्लास, फलां क्लास, बच्चा आता है एक रूटीन में पैक होता है बिल्कुल बना हुआ। बल्कि बाहर भी ले जाते हैं तो कहते हैं बस एक दिन का स्पेंड कर लो टाइम, वो फितरत से एंजॉय करे ना करे आपको गरज नहीं, आपने उसको घुमाया घर में ला लिया। अभी तो हम घूम कर आए हैं, संडे को तो हमने एंजॉय किया है। तो पेरेंट्स के जो पेरेंटिंग पैटर्न है, इसी पैटर्न ने बच्चों को बर्बाद किया, उनकी पूरी जो मेंटल एक्टिविटी है उसको नुकसान पहुंचाया। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को ताउन करें तालीम में, उसको आप सफिशिएंट टाइम गुजारने दें। आप खुद देखिए, अपने आप पर गौर करें थोड़ी देर के लिए, तो आपको जब टाइम बिल्कुल फ्री हुआ करता था असर से मगरिब तक, हॉस्टल में अगर आप कोई कहीं हो या घर पर हो, और जिस टाइम में आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, उस वक्त आपके थिंकिंग जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, आप नई नई चीजों पर सोचा करते। आप छोटे से पाउंड में कंकरियां फेंक कर उसके बनने वाली लहरों पर गौर किया करते थे, आज बच्चे करते हैं? आज बच्चे नहीं करते। आज बच्चों को टीवी के सामने बिठा दिया जाता है, सोफे के कुशन निकाल कर बच्चे घर बनाया करते थे, अब तो बच्चों को सोफे पे गंदा ना करें इसलिए मोबाइल देकर बिठा दिया जाता है। तो जो बच्चों को मर्जी से कुछ ना करने देने के बाद पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा कुछ ना करे, जो हम चाहे वो करें। बस ये ही सोच है जो बच्चों को ताउन नजर आता है, लेकिन वो ताउन नहीं टॉक्सिसिटी बन जाती है पेरेंट्स की तरफ से। और एक और चीज नजर बच्चों को आती अपनी है मर्जी से। जी, एक और चीज नजर आती है एग्जाम के दिनों में, कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक नॉर्मल लाइफ होती है, और कुछ होते हैं कि सारे मतलब घर के सिस्टम को चेंज कर देते हैं। कोई गेस्ट नहीं आएंगे, कहीं जाना नहीं है, कोई मतलब कोई फंक्शन नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं होगी, फुल अटेंशन और फुल सपोर्ट कि बच्चा पढ़े, रूम बंद रहे, इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है। तो आपके ख्याल से क्या बेहतर है? नहीं, इस तरह का माहौल नहीं। सबसे पहले वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के इम्तिहान में। वेंटिलेशन यानी ओपन इन्वायरमेंट हो, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो। उसके अलावा सिटिंग चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो उसकी कैपेसिटी बहुत देर तक सिटिंग के लिए आपके लिए स्मूथ हो। टेबल का जो वो जो है आपका जो टेबल है, वो टेबल और आई कांटेक्ट उसका एक स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए बच्चे जहां पढ़ने के लिए बैठे हैं, क्योंकि पढ़ने बैठने वाली जगह अगर बहुत ज्यादा रोशन हो और वो हवादार कमरा हो, उसके डबल खिड़की हो, उसके अलावा बैठने वाला जो टेबल चेयर है वो स्टैंडर्ड हो, तो उस लिहाज से बच्चों की पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब जो ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है, तो मैं ये कहती हूँ कि ये इन्वायरमेंट आपका हमेशा रहे, सिर्फ एग्जाम के जमाने में नहीं, कि बच्चा जो है मेहमान मेहमान घर में ना आए तो ऐसा माहौल। बच्चे के स्टडी रूम अलग हो, लेकिन उस स्टडी रूम में उसको अकेला ना छोड़ा जाए, वहां पर अम्मी अब्बू जो भी है वो सबके हाथ में किताब हो, एटलीस्ट उतनी देर तक जितनी देर तक वो पढ़ रहा है। जब आपके हाथ में किताब होगी और आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो
बच्चा भी ऑब्वियसली आराम से पढ़ेगा, उसको स्ट्रेस फील नहीं होगा। आप कुछ देर बैठिए चाय चाय के लाइब्रेरी में, आप देखिए लाइब्रेरी में सिवाय आपको बुक पढ़ने के कोई और काम अलाउ नहीं होता है। लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन जो है वो चाय भी आपको नहीं पीने देता वहां पर। क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करता है। और एक इंसान को खामोखा भूख लगने लगती है जो अच्छा पढ़ रहा था किताब, या उसको खामोखा चाय पीने की ख्वाहिश होती है। तो जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को बनाने के लिए बनाए जरूर, लेकिन एग्जाम के जमाने में नहीं, बल्कि एग्जाम के जमाने से पहले ही। और इस तरह की आदत डाले बच्चे को कि बच्चा पहले डे वन से 3 घंटे पढ़ने का आदी हो, वो एग्जाम के दिन तक भी पढ़े। एग्जाम के दिनों में बच्चों को रात में जगाना और जागते हुए उनको ये कहना कि बच्चे जो है स्टडी करें, देखो फला रात रात जाग कर स्टडी करता है, आप रातों में जागें, तो ये सही तरीका नहीं है। उसकी रूटीन डे वन से होनी चाहिए। सबसे अहम चीज जो मैंने आपसे कहा है कि बच्चे का सिटिंग अरेंजमेंट, उसका वेंटिलेशन हो। और दूसरी वाली चीज उसकी डाइट पर तवज्जो दी जाए। और बच्चे पानी नहीं पीते हैं कि भाई एग्जाम हॉल में हमको बाहर जाने में नुकसान होगा, मतलब जरूरत को जाना होगा, तो ये सब चीजों की वजह से पानी रोक देना ये सही नहीं है। बल्कि उससे बॉडी को, जितना डिहाइड्रेटेड बॉडी होगी, हाइड्रेटेड बॉडी होगी, उतना ज्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा। उसको डिहाइड्रेट करवा दिया जाता है कि पानी ना पिए। ये कोचिंग में भी सिखाया जाता है उन्हें कि आप पानी ना पिए, खाना ना खाएं, ताकि एग्जाम में आपका कंसंट्रेशन बना रहे। ये सारी गलत चीजें हैं। आप बच्चे को रूटीन रखिए। रूटीन इस तरह की हो कि वो खाना अच्छा खाए, यानी कि बाहर के जंक फूड्स वो ना खाए, चिप्स ना खाए, चॉकलेट्स ना खाए, बल्कि वो हेल्दी डाइट ले। उसके अलावा उसका वेंटिलेशन, बैठने की जगह बहुत अच्छी हो। और इम्तिहानी माहौल उसका देवन से हो। यानी उसको ये बताएं कि कोई तुम्हारा इम्तिहान ले ना ले, ये चैप्टर पूरे हक के साथ आपको आना चाहिए। जो ऑनेस्टी उसको चैप्टर के लिए करे। जो हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जिस तरह एक शाहराह पर चलने वाले मुसाफिर के नक्शे कदम होते हैं, आपकी किताब पर भी पढ़ने वाली लाइन ये कहे कि पढ़ने वाला शख्स यहाँ से गुजरा है। आपकी आंखों का लहू वहां टपके और एहसास हो कि ये शख्स यहाँ से गुजरा है। ये लम्हे मौजूद में जिंदा रहने, मतलब लम्हे मौजूद में मुकम्मल ऑनेस्टी के साथ जिंदा रहना। क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो एक अंग्रेज के लिए पॉलिसी हो सकती है, इट कैन बी चेंज टाइम टू टाइम, लेकिन मुसलमान के लिए वो ईमान का तकाजा रखती, ईमान है, ईमान का दर्जा रखती है। तो वही ईमानदारी के साथ उसको अपनी किताब, अपने कंसेप्ट को पढ़ना सिखाया जाए। ना कि उसको ये सिखाए कि तुम बस मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ें। और उसको जो इम्तिहान का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, ये भी बहुत गलत है। माहिरीन कहते हैं इम्तिहान का तस्वुर डे वन से हो। मोमिन के लिए तो जिंदगी, दुनिया की जिंदगी पूरी इम्तिहान है। तो उसको डे वन से बताएं कि इम्तिहान हो ना हो, ये चीज तुम्हें बेहतरीन करनी है, बहुत अच्छी करनी है। तो ये तस्वुर के साथ ही उसको आगे बढ़ाया जाए। जी क्योंकि जो हम जी। इम्तिहान का माहौल बनाते हैं वो माहौल एक आर्टिफिशियल माहौल है। और वो आर्टिफिशियल माहौल आपको स्कोर देता है ना नॉलेज देता है। हम लोग तो यही मानते हैं। इस मौके पे एक और सवाल बहुत अहम है कि यूं नॉर्मल पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम होती जा रही है। और जिस तरह सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, घर का माहौल, अम्मी जॉब कर रही हैं, अब्बू जॉब कर रहे हैं, फला फला फला, तो पढ़ने की तरफ से मतलब ज्यादा दूरी होती जा रही है और बच्चों को यकसुई नहीं होती है। जो आपने कंसंट्रेशन की बात कही वो कम से कम होती जा रही है। इसको कैसे कवर किया जाए? जी, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। और ये एक बहुत चैलेंजिंग सवाल है इस लिहाज से कि जो स्पैन ऑफ अटेंशन है, ये तय तवज्जो, जो इंसान का जो तवज्जो का इर्तिकाज जहां जितनी मरकूज होनी चाहिए, वो दिन ब दिन न सिर्फ बच्चों की बल्कि बड़ों की भी कम होती जा रही है। क्योंकि जो पहले वीडियो का कल्चर था, फिर अब रील का कल्चर आ गया। वीडियो आप 1 घंटा बैठकर सुना करते थे, और बाद में ये हुआ कि अब जो है रील, शॉर्ट रील का कल्चर आ गया। उस रील ने फौरन से फ्लैक्चुएट किया, तो इंसानी ह्यूमन माइंड को कितना डैमेज कर रहा है, इसका अंदाजा खुद बड़ों को नहीं है। तो ये बच्चे क्या समझेंगे बेचारे। हम लोग यही कहते हैं इस सिलसिले में कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर सोशल मीडिया से कनेक्ट करना उनके लिए समय कातिल है। मतलब आपने उनके कत्ल का परवाना खुद अपने हाथों से लिख दिया। बच्चों को गेम खेलने दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर रहे हैं। अक्सर जो बड़े बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th के लिए अक्सर पूछते हैं पेरेंट्स कि हम कैसे बच्चों को, मतलब फिर स्टडी कैसे करवाएं, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी भी है बहुत सारी और वीडियोस वगैरह भी है। तो हम उनसे कहते हैं कि लैपटॉप दीजिए। लैपटॉप देकर बच्चे से ये कहिए कि आप करें, इस पे सोशल साइट्स किसी को ओपन ना करने दें, सोशल अकाउंट ना बनाने दें। क्योंकि सोशल मीडिया पर जाने के बाद
माहिरीन भी कुछ नहीं कर सकते इस सिलसिले में, कुछ भी नहीं। स्पैन ऑफ अटेंशन कम हो रहा है। स्पैन ऑफ अटेंशन को अगर छोटे बच्चे हों तो उसके बढ़ाने के कुछ तरीके हैं जो पहले हमारे घरों में इस्तेमाल होते थे। जैसे कि चावल चुनने के लिए बच्चियों को दिया जाता था कि आप इसमें से बीज निकालें, कुछ निकालें। तो ये स्पैन ऑफ अटेंशन को बढ़ाने के तरीके थे। फूल पुरोने के दिए जाता, या अभी जो नए रिसेंट एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है कि मोती बच्चों को पुरोने के लिए दिए जाएं ताकि कंसंट्रेशन बढ़े। लेकिन स्क्रीन अगर वो इस्तेमाल करते हो तो कंसंट्रेशन नहीं बढ़ सकता, स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत लेस होता है। और बच्चे का बदलता हुआ स्क्रीन, जो हम लोगों के पास कहा जाता है आमतौर पर कि बदलते हुए स्क्रीन के रंगों ने इंसान के मिजाज को बदल दिया। और ये मिजाज को बदला नहीं है बल्कि मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर दिया। तो मेंटल हेल्थ इससे बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होती है। इवन आप अगर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें तो वो लोग जो पहले नावल पढ़ लिया करते थे और पढ़कर अल्फाज से, जुमलों की बंदिश से और मंजर निगारी से और उसकी जुजियात निगारी से जो लुत्फ लिया करते थे, अब जो है स्क्रीन सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने वो सब खत्म कर दिया, उसको बेरंग बना दिया कि इंसान उतना पढ़ ही नहीं पाता है। तो इन चीजों पर तवज्जो देने के लिए वालिदैन को कुछ मतलब ये कि उनको काउंसलिंग लेनी होगी, टिप्स सीखने होंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों के स्पैन ऑफ अटेंशन को रिहेबिलिटेट करें, दोबारा बाजाबाद करें। अगर वो बाजाबादकारी के इस सिलसिले में वालिदैन वाकई संजीदा है तो ये चीजें नहीं नहीं हो सकती, बात नहीं है, हो सकती है। लेकिन इसके लिए इनको वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी होगी। और जिन पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को सोशल मीडिया का आदी नहीं बनाया तो उनके लिए यही है कि वो जितना दूर रख सकते हैं उन्हें दूर रखें। एक और आखिरी सवाल कि इम्तिहान का मरहला गुजरता है तो एक दूसरा बहुत बड़ा टेंशन शुरू होता है, और वो है रिजल्ट। तो बच्चों को रिजल्ट आने के लिए और रिजल्ट कैसा आएगा उसके लिए जहनी तौर पे तैयार कैसे करें? जी, इसमें दो तीन तरह के बच्चे होंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर वो बच्चे जिन्होंने बहुत स्ट्रेस लेके पढ़ा, वो बच्चे जो बहुत ज्यादा मतलब वो सोचकर खड़े होते हैं लाइन में कि फेल हो गए होंगे लेकिन वो पास हो जाते हैं बहुत अच्छे नंबर से। ऐसे भी बच्चे होते हैं। और बाज ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि कुछ रिजल्ट भी है, आना भी है। और बाज लोगों पे बहुत स्ट्रेस क्रिएट होता है और रात भर सो नहीं पाते हैं। और लोग भी पूछ पूछ कर उनको तंग करते हैं और लोगों को देखकर ही वो जज्बा पैदा होता है। तो मैं जो अपने बच्चों के लिए कहती हूँ वही बात मैं यहाँ पर रखूंगी कि मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि आपका इम्तिहान हॉल में तैयारी करना, उसमें कोई रुकावट ना आना। इम्तिहान से पहले तैयारी करना और रुकावट ना आना, बुखार ना आ जाना या मेहमान का या घर में कोई चीजें ना हो जाना, ये सारी चीजें उसी वक्त तय हो जाती हैं जब अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिख दिया कि ये सारी चीजें आपके साथ आएंगी और आप जो है इतना पढ़ पाएंगे। बस वही किस्मत है। मेहनत के हम मुकल्लफ हैं, हमने मेहनत कर ली और नताइज हम अल्लाह पे छोड़ दें। अगर हम अल्लाह पे नताइज नहीं छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ईमान ही हमारे पास नहीं है। हम अल्लाह पे छोड़ दें, जो आना है वही आएगा। और ये आने वाले आपके ग्रेड्स जहां आपको पहुंचा हुआ, जहां आपको एडमिशन मिलेगा वो जगह होगी जो रोए जमीन पर पैदा होने से पहले बशर की तकदीरें लिख दी गई, वहां आपका दाना पानी हवा लिख दिया गया, आप वहीं जाएंगे। अब दुनिया की कोई ताकत आपको मतलब उस जगह से नहीं हटा सकती जहां आपका रिस्क लिखा गया, जहां आपकी सांसें लिखी गई, जहां आपका की सांस का ब्रीथिंग जो लिखी गई है वही रहेगी। तो आप जो है अपने नताइज को इम्तिहान देने तक आप मुकल्लफ हैं। इम्तिहान के बाद नताइज अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, तमाम असबाब मौजूद हों, तमाम वसाइल हों, उसके बावजूद भी जब इरादे पूरे मजबूत हों और फिर भी वो नाकाम हो जाए तो तभी अल्लाह की वजूद का एहसास इंसान को होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फैसले करता है रिजल्ट पर। ये जो माइंड सेट है बच्चों का, ये डे वन से बनाना चाहिए, ना सिर्फ टेंथ में ट्वेल्थ में, ये भी नहीं, डे वन से बनाना चाहिए। यही चीज उन्हें खुदकुशी की तरफ जाने नहीं देती कि भाई हमारा रिस्क जहां लिखा है हमारे ग्रेड के साथ हम वहीं जाएंगे, वहीं हम एडमिशन लेंगे। और फिर वो किसी और के सामने शर्मिंदा नहीं होता, जो है वो मुतमईन होने की उसको आदत डाले। और दूसरी बात, जब वो स्ट्रेस लेते हो रिजल्ट का तो उस वक्त वालिदैन कहें हमें रिजल्ट से ज्यादा मतलब नहीं है, आप क्या है हम जानते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत पढ़ते हैं। तो वालिदैन जितना रिस्पेक्ट बच्चे के साथ करते हुए उससे बताएंगे, जितना ह्यूमिलेट करते हैं, मुझे कह लेने दीजिए कि बहुत माफी के साथ कि वालिदैन बच्चों को स्कोर के ऊपर इतना ह्यूमिलेट करते हैं कि तन्हाई में जाकर भी उनसे कहते हैं कि तुमसे ये नहीं हुआ, फलां से ये हुआ, अब मेरे नीचे नजर झुक गई, इसने अच्छा नहीं लाया, फिर उसको झूठ बोलना सिखाते हैं। वालिदैन दूसरों को झूठ बोल रहे होते हैं, नहीं इसने टॉप किया है, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया है, इसके साथ के तो पूरे फेल हो गए। तो वो देखता है कि अच्छा तो डिफेंस के लिए झूठ भी बोला जा सकता है। तो हम जो है
बहुत सारे ये सिस्टम में अखलाकियात से भी अपने बच्चों को ऐसी तालीम दे रहे होते हैं जो उनके काबिल नहीं होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि स्ट्रेस हम क्रिएट ना करें, स्कोर को हम सब कुछ ना समझें। जिस तरह हम मादा परिस्थिति को सब कुछ समझकर आखिरत की जिंदगी को तबाह करना है, एग्जामिनेशन सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चों की स्पिरिचुअलिटी को खत्म कर देता है। मैं कॉलेज में बच्चियों से कहती हूँ कि अक्सर कॉलेज में कहा जाता है कि बेटा रिजल्ट बनाओ ताकि कॉलेज का नाम ऊंचा हो। मैं कहती हूँ अगर आपने एग्जामिनेशन सिस्टम सेंटर पर कोई चीटिंग कर लिया तब हमारा नाम डूब जाएगा, आप फेल हो जाएंगे, हमारा नाम नहीं डूबेगा। लेकिन हमारे कॉलेज का नाम उस वक्त खराब हो जाएगा जब आप अखलाकी गिरावट का शिकार हो जाएंगे। अखलाकी गिरावट बड़ा नतीजा है उस नतीजे से जो आपका आने वाला नतीजा जी। है। तो बच्चों के अंदर हम इन अखलाकियात को बाकी रखने के लिए स्ट्रेस लेवल को कम करें, क्योंकि ये हमें भी और बच्चों को भी बुराई की तरफ ले जा रहा है। और फिर वो बुराई की तरफ जाने के बाद जो है हम किस तालीम की बात करते हैं जो इंसान को तीसरी आंख नहीं दे पाती है। तो यही रहेगी कि आप स्ट्रेस ना करें। और पहले तो हम ये कहा करते थे कि एजुकेशन जो है वैल्यूज के साथ हो। अब तो एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि होलिस्टिक अप्रोच हो, उसमें स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट स्पिरिचुअल भी हो। और उसके लिए बेहतर है कि स्किल सीखी जाए, जैसा कि आप स्टार्टिंग में कहा कि अब तो स्किल की तरफ तवज्जो दी जा रही है। एक इंसान जिस स्ट्रेस के लिए जिस स्ट्रेस के साथ पेरेंट्स बच्चों को तैयार कर रहे हैं मार्क्स स्कोर के जरिए, बगैर स्कूल का मुंह देखने वाला बंदा भी करोड़ों रुपया कमा लेता है आराम से। क्या इसी के पीछे भगा रहे हैं बच्चों को, कमाई के पीछे? अल्लाह रिस्क में बरकत दे तो आपको कोई काम की जरूरत नहीं होती। और बहुत सारा पढ़ने के बाद भी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो आपने कहा स्टार्टिंग में कि तालीम बराए रोजगार के तस्वुर ने जहां इंसानों को पहुंचाया, अब हमको दोबारा वहां से वापस लाने की और रूहानियत को फरोग देने की जरूरत है। ये डॉक्टर बनने के बावजूद भी लोगों को काटने का काम करते हैं जेब के जरिए से। और बहुत आगे जाने के बाद भी तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक्चुअल एजुकेशन हो, एक्चुअल एजुकेशन से एंजॉय करना सिखाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा खास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस, और मेरे साथ मौजूद थी खास मेहमान डॉक्टर मुबशरा फिरदौस खान साहिबा। आज हमने गुफ्तगू की एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में, और इस हवाले से एजुकेशन, बच्चों की तरबियत, काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ और इस तरह के बहुत से टॉपिक थे जिसको हमारी मेहमान साहिबा ने कवर किया। तो ये मैसेज आप सब के लिए है कि एग्ज़ाम हर वक्त, हर लम्हा हम दे रहे हैं। एग्जाम सिर्फ साल में एक बार नहीं है, बल्कि एग्जाम हर लम्हा है। ये एहसास हमें भी करना है, और ये एहसास हमें अपने बच्चों के जहनों में भी पैवस्त करना है। इसी के साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है सफ़ा ऑनलाइन की तरफ से, कि मदारिस के बच्चे क्या क्या पढ़ सकते हैं, उनके लिए फील्ड क्या है, इसी तरह स्कूल और कॉलेज के बच्चे, उनके लिए करियर गाइडेंस क्या है। ये पूरी सीरीज हमारी आ रही है। तो आप ज़रूर हमसे जुड़े रहें, सफ़ा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को देखते रहें। इंशाल्लाह आपके लिए और आप जैसे बहुत से अहबाब के लिए ये मुफीद होगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।